सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां कैसी? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो किस प्रमंडल में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? एग्जिट पोल क्या कुछ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? टीएनपी न्यूज की टीम लगातार आपको एक एक करके हर प्रमंडल का हाल बता रही है। अब बात करेंगे पूर्णिया प्रमंडल की, जहां कुल 24 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन को 12 सीटें मिलने की संभावना है। 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान यहां पर है। सीमांचल का ये इलाका है और यहां पर एआईएमआईएम की उपस्थिति भी इस लड़ाई को दिलचस्प बनाती हुई नजर आती है। पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां उनके सामने वीआईपी के सौरभ अग्रवाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कटिहार के कदवा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस के शकील अहमद खान को बढ़त मिलते नजर आ रही है। जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं जिन पर नजरें लगातार यहां पर बनी रहने वाली हैं। तमाम खास मेहमान लगातार मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूं। अमित जी, जब सीमांचल की बात आती है तो जो ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये क्या कुछ तस्वीर बयां करते हुए नजर आ रहे हैं? और जब सीमांचल में ओवैसी फैक्टर कितना अहम पिछली बार की तुलना में इस बार नजर आ रहा है? तो हम देखिए, सीमांचल का बेल्ट में ओवैसी का इफेक्ट कमजोर पड़ गया है। पिछली बार जो ओवैसी की चार्म थी वो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सीमांचल में इस बार वोटिंग बहुत अधिक हुई है। परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत अधिक वोटिंग हुई है सीमांचल में। और सीमांचल वो बेल्ट है जहां इस बार बेस्ट परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी महागठबंधन, क्योंकि इसके 2 इफेक्ट हैं। एक आईपी गुप्ता का, आईपी गुप्ता की पार्टी का भी महागठबंधन में शामिल होना, दूसरा पप्पू यादव का भी समर्थन होना। पप्पू यादव का अच्छा खासा जनाधार है सीमांचल में। और तीसरा जो है ओवैसी का इफेक्ट कम होना। हालांकि कुछ सीटों पर प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पे हिंदू वोटों का डिवाइडेशन ज्यादा कर रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है महागठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और देखिएगा, कल जब मतगणना होगी और रिजल्ट जब आएगा तो बड़े चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि महागठबंधन जो हमने एग्जिट पोल में दिखाया है 132 सीट जीतेगी, यानी 125 से 135 का दिखाया है। हो सकता है
इस सीटों में महागठबंधन को और इजाफा हो जाए। यानी कि सीमांचल के जो नतीजे हैं वो इस बात पर कई हद तक निर्भर करते हुए भी नजर आएंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष सैनी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उनके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता प्रदीप भटनागर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अमनप्रीत कौर जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास में आऊंगा। जब सीमांचल की बात आती है, 4 जिले यहां पर आते हैं, मुस्लिम बहुल इस इलाके को माना जाता है, ज्यादा वोटिंग यहां पर होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये एनडीए के लिए यहां पर नुकसान का कारण साबित हो सकता है? और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर है, क्या आपको उम्मीद है कि जो वोटों का ध्रुवीकरण अगर वहां पर हुआ होगा वो आपके फेवर में जा सकता है? देखिए आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, वहां पे एनडीए ने बाखूबी खूब विकास भी किया है और वोट जिस हिसाब से वोट वहां पे पड़ा है अधिक से अधिक, वो दिखता है कि कहीं हम कामयाब हैं और लोगों को समझाने में भी कामयाब हैं। और हमारे विकास पुरुष ने भी जो बिहार प्रदेश के लिए काम किया वो पूर्णिया के लोगों को वहां के विधानसभाओं में दिखा है और उसका फैक्टर दिखाई देगा। क्योंकि बिल्कुल पिछली बात है, इस बार जो वोट परसेंटेज है वो बहुत बड़ा है, अच्छा बड़ा है। डर तो उन लोगों को है जिन्होंने कुछ किया नहीं है, केवल आवाज के सिवा, अपहरणों के सिवा वो कुछ किया नहीं। और आज रात की बात है, कल सुबह सब कुछ खुल ही जाएगा, दिख जाएगा किसने क्या। आपने जो मुस्लिम फैक्टर कहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए सरकार ने कहीं भी प्रदेश के अंदर मुस्लिम या हिंदू देख के पहले चीज तो काम नहीं किया। अब ही मुस्लिम की बात है कि बिहार अगर हम बिहार की चीजों में और उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क है। क्योंकि हमें पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, हमें मुस्लिम समुदाय वोट नहीं दिया, मगर सोच में बिहार में फर्क है। जिस प्रकार से इस समय हमारे पास रुझान आ रहे हैं या हम कुछ जो चैनल यूट्यूब वगैरह हैं या जो लोगों के व्यूज चल रहे हैं, दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि आप कुल मिलाकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आपने हर वर्ग के लिए काम किया है। इसका जो नतीजा है वो आंकड़ों में भी आता हुआ नजर आएगा। समय की थोड़ी कमी है क्योंकि हर प्रमंडल पर बात करनी है। आशीष जी भी मेरे साथ में यहां पर बने हुए हैं। आशीष जी, सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर पिछली बार महागठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था, इस बार जनसुराज भी है, मुश्किल तो नहीं बढ़ जाएगी? हालांकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो आपके फेवर में जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए मेरी अपेक्षा ये भी रहेगी और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि जो लोगों का रुझान मतदान होने के बाद और मतदान होने से पहले था, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार गठबंधन की निश्चित रूप से अपना बहुमत साबित करने में सफल रहेगी। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगा आपके साथ कि जो एसआईआर और जो वोट चोरी के जो आरोप हमने लगाए भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाले चुनाव आयोग पर, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बिल्कुल भी आपत्ति दर्ज नहीं की, तो इससे साफ लगा कि हाँ, ये लोग वोट चोरी के काम में थे। और इस बार बिहार ने वोट चोरी को होने से रोकने का काम किया है और वो जितना अच्छा अधिक वोट चोरी रोक पाने में सफल रहे होंगे, उतने ही अच्छे परिणाम निश्चित रूप से महागठबंधन के आएंगे। दूसरी चीज मैं एक और मार्क करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जेडीयू और जैसे उनके अन्य सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएसपी करके, आरएलएम। अब आप जेडीयू के जो 12 सांसद हैं, आज नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है कि वो 12 सांसद जेडीयू में रहेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। दूसरा एक और समस्या क्या आ रही है, समस्या ये है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ाई नहीं गया है। कहीं पर नीतीश कुमार का चेहरा, यानी कि आपको ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ते तो फिर यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आता। प्रदीप जी, आऊंगा आपके पास में, लेकिन अमनप्रीत जी भी मेरे साथ में यहाँ पर बनी हुई है। अमनप्रीत जी, एसआईआर का जिक्र यहाँ पर किया है। एसआईआर में जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोट लोगों के कटे थे उनमें सीमांचल के जिले भी शामिल थे। कितना इंपैक्टफुल मानते हैं आप एसआईआर की प्रक्रिया के बाद सीमांचल में हुई वोटिंग को? देखिए, एसआईआर के बाद 45 लाख जो वोट हैं वो कटे हैं, उसके बावजूद भी पहले चरण में आपने देखा 8% जो हाइप है वो बनी रही, और दूसरे चरण में भी बहुत अच्छा बम्पर वोटिंग हुआ है। और एसआईआर का मुझे लगता है कि कोई उनको ऐसा नुकसान जो करना चाहते थे वोट काट के लोगों का, वो हुआ नहीं, क्योंकि 72 लाख वोटें जो हैं वो पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ी हैं। शायद ये वो वोटर्स थे जो अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए आए थे और छठ पूजा के लिए आए और वो वोटिंग के लिए भी रुक गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि पहले तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं था। पहले ऐसे था या तो हम लालू यादव को वोट करें या तो नीतीश कुमार को करें, और इस बार पीके ने एक थर्ड जो नई जनसुराज पॉलिटिकल दल बनाया है, तो उसके लिए, क्योंकि उनके जो मेन मुद्दे थे, उन्होंने जो लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में सामना करना पड़ता है, पीके ने वही मुद्दे उठाए और
लोगों के पास एक तीसरा ऑप्शन दिया। तो शायद इसलिए ये जो 75 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े हैं, मुझे लगता है ये वही प्रवासी मजदूर थे, वही जो बाहर स्टेट्स में जाके यानी कि जो काम लोग करते अपने थे, पर्व मनाने के लिए वहां पर आए थे वो रुक गए थे, इसी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ भी यहां पर नजर आया था। चलिए अब बात सारण प्रमंडल की भी कर लेते हैं, जहां 24 सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 16 सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना है। सारण प्रमंडल की मैं बात कर रहा हूं। सारण प्रमंडल के सीवान सीट में अगर बात करें तो बीजेपी के मंगल पांडे मैदान में हैं, बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मुकाबला अवध बिहारी चौधरी से है जो आरजेडी से हैं। वहीं अगर छपरा सीट की बात करें तो यहां से अभिनेता से नेता बने खेसारी लाल यादव आरजेडी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से है। खेसारी लाल यादव इस सीट से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं जिन पर नजरें जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। प्रदीप जी, सारण की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आशीष सैनी जी भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब क्या वाकई में ऐसा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे, या फिर जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया था कि विधायक दल की जो मीटिंग होगी उसमें सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा, क्या वो तो नुकसान पहुंचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है? मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जब मैं भी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो बेचारे विधानसभा के जो एग्जिट पोल चल रहा है फिलहाल अभी जितने भी चैनलों पे या न्यूज चैनलों पे, उसके विषय को लेकर इतने घबराए गए कि वो वोट चोरी की बात करने लगे, बिहार में किस प्रकार से क्या उस पर सब चले गए, मगर उन्होंने विधानसभाओं पे शब्द निकला नहीं। ये दिखाता है, देखिए ये वोट परसेंटेज जो 80% वोट पड़ा है, क्या वो दर्शाता है जनता को या हम सबको कि वहां पे वोट चोरी हुई है? अब तो ओरिजिनल वोट पड़ा है। जो वोट चोरी कराते थे या वोट चोर थे ना, जो बांग्लादेशियों को बाहर को लाके चुपचाप बताया दिल्ली में भी और विभिन्न राज्यों के अंदर अपनी सरकारों को, और वो जीतो पता सन्नाटा होते जा रहे हैं। और तो जहां तक तो देख रहे कि मुखिया जंगल में घूम रहे डर के मारे, मुंह छुपाते हुए कि बिहार का हुआ क्या। तो जब से 10 से 12 सीटें कांग्रेस को दिखाई है, कांग्रेस बड़ी उत्तेजित परेशान है, क्योंकि वैसे ही बेचारों को सीट नहीं दे रही थी आरजेडी, बड़ी मुश्किल से तो कंप्रोमाइज हुआ है। वो लास्ट टाइम तक तो वही लड़ते रहे। अब वही जीतने की बात, देखिए बिहार की जनता समझदार है और बिहार प्रदेश को पता है कि किसने क्या दिया बिहार को और किसने क्या नहीं दिया। मेरे और आपके बैठ के टीवी पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये तो वोट डल चुका, कल खुलने दीजिए कौन 0-0 होता बिल्कुल, है। कल तो जो तस्वीर है वो साफ नजर आ जाएगी, तस्वीर जो है वो क्लियर होती हुई भी नजर आएगी। आशीष सैनी जी, क्या महागठबंधन की ओर से जिस तरह से तेजस्वी यादव को आखिर में बहुत लास्ट में जाकर के सीएम चेहरा घोषित किया गया, कहीं वो नुकसान करता हुआ तो नजर नहीं आएगा? हालांकि एग्जिट पोल में जरूर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपके पास में कोई और भी तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा था जो उनके नाम में इतना विलंब कर दिया गया था? क्योंकि अगर पहले घोषित करते तो फिर शायद जो सीटों का आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता था। देखिए, बिहार चुनाव में पिछले 4 चुनाव जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उन 4 चुनाव में लगातार नीतीश कुमार जी की पार्टी ने अपनी वोट और सीटें घटाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छी तरह जानती है, इसलिए नीतीश कुमार का नाम गायब किया। तेजस्वी यादव 2015, 2020 और 2025 में अब वोट और सीटें दोनों बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो तेजस्वी यादव के नाम पर ना तो कांग्रेस गठबंधन को आपत्ति है और ना ही आरजेडी को कोई आपत्ति है। तो हमने संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया जिसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथ ही साथ हमने उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी मुकेश जी का नाम सामने रखा। भारतीय जनता पार्टी की मैंने 2 बात कही। नंबर 1, इनके 12 सांसद जेडीयू के, जिनको इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, और दूसरा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको या और जो अन्य सहयोगी दल है उन्हें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल गठबंधन में सहयोगी बनाया। इनकी एक पार्टी है हम HUM के नाम से उनकी, और उस पार्टी में उन्होंने अपने चारों घर के सदस्यों को टिकट दे दिया। तो उनका काम पूरा हो गया और भाजपा का परिवारवाद भी पूरा हो गया। मेरा सवाल अब भी यही है और मेरी बात यही है, अभी इन्होंने कहा कि वोट चोरी को मुद्दा बनाया और यहाँ वोट चोरी की चर्चा कर रहे हैं। वोट चोरी से ही आप चुनाव जीत रहे हैं पूरे देश में। 2014 से लेकर तक सारे चुनाव वोट चोरी। ठीक है, बड़ा आरोप लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो वोट चोरी है वो बड़ा मुद्दा आपके लिए अभी भी बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प यहाँ पर यह होगा कि जब आंकड़े निकलकर सामने आते हैं कल, तो उसके बाद भी क्या वोट चोरी का मुद्दा जो है वो उठता हुआ नजर आएगा, अगर महागठबंधन के फेवर में जो है आंकड़े नजर आते हैं। अमन
अमनप्रीत जी भी लगातार मेरे साथ में बनी हुई हैं। अमनप्रीत जी, वोट चोरी का मुद्दा तो लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब सारण की हम बात करते हैं तो सारण क्षेत्र में पवन यादव इंपैक्टफुल नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है इस क्षेत्र में भी नजर आती है। क्या फायदा हुआ है? अब अगर सारण की बात ना करूं, ओवरऑल बात करूं, मगध में चिराग पासवान की वजह से, आरएलएम की वजह से शाहबाद क्षेत्र में, और पवन यादव की वजह से शाहबाद, मगध और जो ये सारण का क्षेत्र है, क्या फायदा हुआ है एनडीए को? जी नहीं, इसमें पहले पिछली बार इलेक्शन की अगर हम बात करें, उसके रिजल्ट को देखें, तब चिराग पासवान ने अच्छी सीटें ली थी। उसके कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि इस बार वो ज्यादा सीटें नहीं ले पाएंगे। हालांकि उन्होंने भी प्रचार तो अच्छे से किया है, पर वही है कि जो वोट उनको जाने थे वही वोट आरजेडी को भी जाते हुए नजर आए। वाईएम फैक्टर की हम बात करते हैं, महागठबंधन की अगर बात करते हैं, तो लालू यादव के साथ हमेशा ही मुस्लिम और यादव वोटर्स खड़े रहे हैं। हालांकि मोहन यादव को वहां पे स्टार प्रचारक के ठीक है, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा। अमित जी भी हमारे साथ में यहां पर बने हुए हैं। अमित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, सारण में अगर ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, यहां पर स्टार चेहरे भी जो है वो मुकाबले में नजर आ रहे थे, क्या कुछ वजहें आपको नजर आ रही हैं, और सारण में किन मुद्दों का जोर आपको नजर आ रहा है, या फिर जातीय फैक्टर यहां पर हावी आपको दिखता है? सारण जिले से, सारण जो प्रमंडल है उसमें जातीय फैक्टर बहुत हावी है। यही वो प्रमंडल है जहाँ शहाबुद्दीन का भी दबदबा है, और जहाँ से तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। और इस बेल्ट में यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बहुत हाई ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सारण बेल्ट में देखिए, सिवान है, छपरा है, ये तमाम जगहों पे यादव बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी बहुत हाई था। दूसरी ये भी है कि इस बेल्ट में जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइनर नुकसान होता हुआ महागठबंधन को आ रहा है, क्योंकि कुछ सीटों का पिछली बार स्ट्राइक रेट अच्छा था, और जिस तरह से खेसारी लाल को मैदान में लास्ट समय में उतारा तेजस्वी यादव ने, वो एक उनका तुरुप का एक साबित होते हुए नजर आ रहा है। और आसपास के क्षेत्रों में कई विधानसभा में उसका इफेक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार जी का वोट बैंक है, वो बीजेपी को सही से वोटिंग नहीं हो पाया, और मतलब कल ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए एनडीए वाले, वही एक बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि नीतीश जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते तो हो सकता है कि परिणाम एनडीए की तरफ होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो देखिए, हमारे एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और हम समझते हैं कि हमारा जिस तरह लोकसभा 2024 का भी एग्जिट पोल में जो हमने दिखाया तो वही सटीक हुआ था, तो इस बार भी यही सटीक होगा। और महागठबंधन की कल जब मतगणना होगी तो सरकार बनती हुई नजर आएगी। ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता हुआ नजर आएगा, ये दावा करते हुए अमित जी नजर आ रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब आंकड़े सामने आएंगे तो फिर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब बात तिरहुत प्रमंडल की भी कर लेते हैं। यहां पर 49 सीटें हैं, एनडीए के पक्ष में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, महागठबंधन के पक्ष में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य को 1 सीट मिलने की यहां पर संभावना है। तिरहुत के वैशाली जिले की राघोपुर सीट की बात करें तो इस सीट से आरजेडी के तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार से है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव को यहां से बढ़त मिल रही है। वैशाली जिले की ही महुआ सीट की बात करें तो यहां से जेजेडी से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला एलजेपीआर के संजय कुमार सिंह से है। तेज प्रताप के समर्थकों के लिए यह खुशी की बात है कि यहां से तेज प्रताप को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे एक्सपर्ट अमित जी लगातार मेरे साथ में यहां पर बने हुए हैं। अमित जी, आपसे मैं समझने की कोशिश जरूर करूंगा कि अब यहां पर इस तरह के आंकड़े अगर निकलकर सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन प्रदीप जी भी लगातार मेरे साथ में यहां पर बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे मैं समझूंगा, पिछली बार 44% के करीब वोट आपको तिरहुत में मिले थे, और अगर आपकी सरकार बनी थी बिहार में तो उसमें तिरहुत की जो भागीदारी थी वो बेहद अहम हो जाती थी। अब इस बार तिरहुत प्रमंडल में जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े तस्वीर बयां कर रहे हैं, क्या कुछ वजहें आप मानते हैं, वो कौन सी वजहें रही हो सकती हैं जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं वो आपके फेवर में नजर नहीं आते हैं? कर रहे हैं मंडलों की बात, मैं पूरे बिहार कर रहा हूँ। देखिए, एग्जिट पोल ने जितने पूरे देश में दिखाया है साहब कि भारतीय जनता पार्टी 160 से ऊपर सीटें ला रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस किस कीचड़ और किस घाट में गिरी है दिखा, वो भी कि 8 से 10 सीटें वो भी दिखाया है। आरजेडी को भी दिखाया है 39 कितनी सीटें। यहाँ जो आज परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जरा परिवारवाद वाले जो हम की बात करें, अरे हम एक पार्टी है, इसका तो ज्ञान होना चाहिए। आपके साथ तो अखिलेश यादव जो बैठे हैं, आपके साथ जो चुनाव लड़के, वो तो चाचा मतलब भतीजे सारे खानदान पूरा बैठा है, उसमें तो कोई परिवारवाद नजर नहीं आता।
आरजेडी का पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा, बहन जी भी, भैया जी भी, चाचा जी भी, फूफा जी भी, वो नजर नहीं आता है। हम एक पार्टी जो हमारे साथ गठबंधन है वो लड़ रही है, तो परिवार की बात इतना झूठ मक्कार इतना भर दिया है इन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर कि जनता ने अपने मन से खूब अच्छा चुनाव लड़ा है। और हम तो शुभकामनाएं देंगे इस बार कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि सब भ्रमित हैं। एसआईआर के बाद सब भ्रमित हैं और सबसे ज्यादा रेडियो, यानी कि आपको ये लग रहा है कि एसआईआर के बाद जो है सबके सब जो हैं वो भ्रमित नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एसआईआर के बाद कितना इंपैक्ट पड़ा है ये भी यहां पर देखने वाली बात जरूर होगी। आशीष जी, अगर तिरहुत में आपका प्रदर्शन अच्छा हुआ है महागठबंधन का, क्या वजहें रही हैं और कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से आप जनता के साथ में कनेक्ट कर पाए? देखिए, देश के मतदाताओं का, नागरिकों का पास एक अधिकार है, मताधिकार का, और मताधिकार भी छीनने की नौबत आ गई तो उन्होंने जवाब देना शुरू किया। अभी इन्होंने कहा कि बहुत सारे बांग्लादेशी इन्होंने बाहर निकाले कितने 56 लाख वोट काटी, जिसमें मृतकों की संख्या अलग, जिनकी वोट ट्रांसफर हो गई अलग, और 7.5 लाख वो वोट काट दिए जो तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए वहां पे गए हुए हैं। आपने उठाकर वोट काट दी, अब वो उनकी वोट कब जुड़ेगी ये तो भगवान मालिक है। लेकिन यानी कि आप जो है एसआईआर को लेकर के ही अभी हमलावर नजर आ रहे हैं। ठीक है, वक्त की कमी है सर, आपको मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। अमनप्रीत जी से भी समझ लेते हैं यहाँ पर। अमनप्रीत जी, तिरहुत में अगर ये प्रदर्शन महागठबंधन का रहा है, पिछली बार जो वोट प्रतिशत था वो काफी कम था इस इलाके में, जिसकी वजह से नुकसान भी पूरे बिहार में महागठबंधन को हुआ था, क्या फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं? कौन से वो बदलाव, कौन से वो मुद्दे जिसकी वजह से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बार सांप्रदायिक का मुद्दा जो है वो नहीं चला है। मुझे लगता है इस बार जो अपील करी है वो रोजगार का जो मुद्दा जो तेजस्वी लेके आए थे, महागठबंधन को इसी का फायदा हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी के ऊपर चाहे उनके माता पिता के जो राज्यकाल के दौरान उनपे धब्बा लगा था कि जंगल राज है, तो जब तेजस्वी सरकार में आए हैं, चाहे वो 18 महीने की नीतीश की साथ सरकार थी, उस दौरान उन्होंने जो 5 लाख नौकरियां दी हैं, मुझे लगता है नौजवान पीढ़ी जो है इसीलिए वो तेजस्वी को वोट डाल रही है कि उनको कम से कम सबसे बड़ा जो उनका पलायन का मुद्दा है बिहार के लोगों का, और दूसरे नंबर पे बेरोजगारी का मुद्दा है, कम से कम उसमें कुछ उनको लगता है कि तेजस्वी। तो कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि जो पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा है वो महागठबंधन के लिए संजीवनी साबित होता हुआ बिहार में नजर आया है। साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने जिक्र किया तमाम मुद्दों का, अब तस्वीर अब क्या कुछ निकलकर सामने आती है उस पर कल भी हमारी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। सर्वे एक्सपर्ट अमित जी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। अमित जी, अगर तिरहुत की मैं बात करूं तो तिरहुत में पिछली बार 35% वोट मिले थे महागठबंधन को, एनडीए को 44% वोट मिले थे, 9% का अंतर है। अब उस अंतर को कैसे पाटा है महागठबंधन ने, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। और अगर ओवरऑल मैं बात करूं इस बार, तो वो कौन सा बड़ा मुद्दा है? पलायन और रोजगार की बात जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा मुद्दा है जो महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? तो हम यही वो तिरहुत प्रमंडल है जो बीजेपी का गढ़ है। तिरहुत प्रमंडल में महागठबंधन का अच्छा प्रदर्शन करना और एनडीए का खराब प्रदर्शन करना, ये बताता है महागठबंधन की सरकार का रास्ता यही तिरहुत प्रमंडल से निकल के जा रहा है पटना। तिरहुत प्रमंडल ने इस बार तेजस्वी यादव के रास्ते को बनाया है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार मुजफ्फरपुर कह लीजिए, सीतामढ़ी कह लीजिए, शिवहर कह लीजिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये बीजेपी का गढ़ एरिया है और बीजेपी को सबसे ज्यादा इस चुनाव में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जब कुछ पीछे विधायकों की तोड़फोड़ हुई तो उसके बाद लगभग आरजेडी से आगे चली गई थी, वो बीजेपी अब तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है। और सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो बीजेपी को हुआ है, और वो बीजेपी का नुकसान का कारण एलजेपी है, क्योंकि एलजेपी जो पिछली बार नुकसान पहुंचाया था नीतीश कुमार जी को, वो हनुमान जो है स्वयं की लंका में आग लगा दिए हैं, जो है ना कर सकते हैं। और दूसरी नुकसान जो पहुंचा इस बेल्ट में, प्रशांत किशोर यही चंपारण से अपना शुरू किए थे पद यात्रा, और यही चंपारण से अपना विधानसभाओं की यात्रा शुरू किए थे। तो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से वहां पे उम्मीदवारों को लगाया, वह एक काबिले तारीफ था, और कह लीजिए कि एनडीए के लिए नुकसानदेह और महागठबंधन के लिए सरकार का रास्ता बनाने का काम हो गया। वहीं पर प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े और वहां से जो है
प्रशांत किशोर की ढाल कमजोर होती हुई गई और जो मुद्दे उन्होंने ट्रेंड करा दिए वो मुद्दे तेजस्वी की तरफ वोटों में कन्वर्ट होती नजर आई। और यही कारण है कि तिरहुत प्रमंडल का प्रदर्शन महागठबंधन का पिछले कई चुनावों से बहुत अच्छा हो रहा है। और पिछली बार तेजस्वी यादव की सत्ता चूक गई थी, इस बार तेजस्वी यादव को तिरहुत प्रमंडल इतनी सीटें दे रहा है कि हो सकता है कि बहुमत से 10-15 सीटें ज्यादा ही वो जीत जाए। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि क्या तिरहुत प्रमंडल ही वो रास्ता खोलता हुआ नजर आएगा जिससे तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल बिहार में चुनावी नतीजों का दिन है। सुबह 6 बजे से लगातार हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।